नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों, हमने इसको इस तरह से सेट किया है कि आपके पूरे सिलेबस को ये दोस्तों कवर करता है, यानी कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हमने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है। दोस्तों, इस तरह के मॉडल पेपर बीच बीच में लगातार सॉल्व करते रहने चाहिए। इससे आपको सेल्फ टेस्टिंग का मौका मिलता है, सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका भी मिल जाता है और इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है और आपको अपनी कमियों का पता लगता है और उनको सुधार करने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों, आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाए। तो इस मॉडल पेपर को पूरा देखिएगा और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति का। तो उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे, उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे या फिर उसे शारीरिक एवं आर्थिक दंड देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि उसे आप स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। आप बताएंगे कि भैया जो स्कूल ड्रेस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है पहननी, और स्कूल ड्रेस को पहन के ही आप अनुशासन में रह सकते हैं। आप उसको बताएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या महत्व है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि सामाजिक परिपक्वता पर आधारित है, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है। भाई, विद्यालय के परिसर में होते हैं, घर की चार दीवारी में, बुरी संगत में, या फिर शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से। तो छात्रों में असामाजिक गुणों का विकास क्यों होता होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है बुरी संगत में। जब छात्र बुरी संगत में पढ़ते हैं तो ही इनमें असामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण कौन से होते हैं दोस्तों, कि वे गुण जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक गुणों का मतलब है कि जो समाज के द्वारा सर्वदा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये आपके सामाजिक गुणों का विकास बुरी संगत में ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से बेस्ड है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा लाभप्रद है, यानी कि किस प्रकार को एजुकेशन बेनिफिशियरी है प्राइमरी लेवल पर, आपको बताना है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों में एक साथ पढ़ने की रुचि होती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, या फिर बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है कि बच्चों में समानता का विकास होता है। जब आप को एजुकेशन कराते हैं प्राइमरी लेवल पर तो बालक और बालिकाएं साथ पढ़ती हैं, तो इससे बालिकाओं में हीन भावना खत्म हो जाती है। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चों में हीन भावना रहती है और जब बालिकाएं जब साथ पढ़ती हैं बालकों के तो उनके अंदर जो हीन भावना है वो समाप्त होती है और उनमें समानता का विकास होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण पर आधारित है, किस प्रकार के संप्रेषण में संदेह, भ्रम और आशंकाओं का निवारण उसी समय हो जाता है, यानी कि किस तरह के कम्युनिकेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाते हैं उसी समय। लिखित संप्रेषण में, सांकेतिक संप्रेषण में, मौखिक संप्रेषण में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मौखिक संप्रेषण में। जब आप मौखिक संप्रेषण करते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो उसी समय पर क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आप कक्षा में जब आप शिक्षण करते हैं तो वहां पर मौखिक संप्रेषण होता है, तो वहां पर बच्चों के जितने भी डाउट्स होते हैं वो उसी समय पर क्लियर हो जाते हैं। लेकिन लिखित संप्रेषण है, चाहे आपका सांकेतिक संप्रेषण है, तो उस समय पर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं उसी समय पर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर से कम्युनिकेशन पर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से ट्रू नहीं है। एकल मार्गीय संप्रेषण ऊर्ध्वगामी होता है, एकल मार्गीय संप्रेषण लिखित और मौखिक होता है, संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान है और संप्रेषण एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है। ठीक, तो पहले आप देख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है संप्रेषण जो है आपका एकल मार्गीय वो ऊर्ध्वगामी होता है। ये इसमें असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। एकल मार्गीय संप्रेषण लिखित और मौखिक दोनों होता है, संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान है और संप्रेषण एक प्रोसेस है। सही है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक होता है ऊर्ध्वगामी, एक होता है अधोगामी।
ठीक है, आप इसको भी समझ लीजिए कि भाई ऊर्ध्वगामी और अधोगामी का मतलब क्या है। देखिए, ऊर्ध्वगामी का मतलब है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर। और अधोगामी का मतलब होगा ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि आप सपोज करो कोई ऊपर के अधिकारी हैं, वो कोई ऑर्डर निकालते हैं नीचे के कर्मचारियों के लिए, तो वो अधोगामी संप्रेषण होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से एक ऑर्डर आया, वो नीचे सबको फॉलो करना है। इसी तरह से ऊर्ध्वगामी का मतलब ये है कि भाई नीचे से कर्मचारियों ने कोई प्रत्यावेदन भेजा या कोई प्रस्ताव भेजा सरकार को, या फिर ऊपर के अधिकारियों को, या फिर कोई शिकायत भेजी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण बोला जाता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन ऊर्ध्वगामी होता है, ये गलत है, ठीक है। ऊर्ध्वगामी नहीं होता है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आप वन वे कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब आप नीचे से ऊपर की ओर को संप्रेषण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि शिक्षण व्यवसाय में व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर आधारित है। नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि कथन यह सत्य है तो आपका उत्तर ए होगा, यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर बी होगा, यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर सी होगा, यदि कथन दुराग्रह है तो उत्तर डी होगा। इसको मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ABCD समझ लो इसको, ठीक है। अब आपके सामने कथन है, आपको बताना है कि क्या है ये। जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते, वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, अगर आप शिक्षण व्यवसाय को मजबूरी में या फिर अंतिम विकल्प के रूप में अपनाते हैं, तो क्या आप कभी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते? क्या ये सही है? दोस्तों, ये बिल्कुल एक दुराग्रह है, ठीक है। ये कथन असत्य भी नहीं है, एक दुराग्रह है, जो कि माना जाता है कि भाई कोई अगर अंतिम विकल्प यानी कि लास्ट अगर हमारी होप है और हम शिक्षण व्यवसाय को चुन ले, तो फिर हम कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बने। अच्छे शिक्षक बनने के लिए दोस्तों एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपकी शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति बहुत अच्छी है, और वैसे भी ये प्रैक्टिस से अर्जित की जा सकती है ना, तो फिर आपको कोई भी अच्छा शिक्षक बनने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। इससे आप अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आप शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिरुचि को आप डेवलप कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा शिक्षक कोई भी बनने से नहीं रोक सकता। तो उसके लिए वही आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन शैक्षिक अनुप्रयोग एवं नवाचार पे। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग में जब आप विषय वस्तु यानी कि कंटेंट रखते हैं, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जटिल से सरल, सरल से जटिल, सीखने में अधिक समय लगाने वाली, या फिर जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए इसका दोस्तों राइट आंसर? क्योंकि आपकी जो कंटेंट है वो किस प्रकार का होना चाहिए? वो होना चाहिए सरल से जटिल की ओर, ठीक है। यानी कि पहले आप सरल चीजों को सीखेंगे, फिर आप उसके बाद जटिल यानी कठिन चीजों की ओर को जाएंगे। तो शिक्षण सूत्र भी है, तो भाई जो सरल से जटिल है वही उसी टाइप का आपका कंटेंट होना चाहिए कि पहले आप बहुत सिंपल चीजों को पढ़ें, उसके बाद धीरे 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 आप अपनी हार्डनेस का लेवल बढ़ाते जाएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स की ओर को बढ़ते चले जाएं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो कि आपके शिक्षक के गुण पर आधारित है। एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक के गुण में व्यावसायिक दक्षता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? काफी अच्छा एक क्वेश्चन है दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं, एक शिक्षक के गुणों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आते हैं व्यावसायिक दक्षता, यानी कि उसको बोला जाता है प्रोफेशनल स्किल्स। दूसरे होते हैं उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी कि उसके व्यक्तित्व गुण, ठीक है। और तीसरे होते हैं उसके मानवीय गुण, यानी कि ह्यूमन ट्रेट्स, ठीक है। तो व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर क्या होंगे? ऑफ कोर्स दोस्त की व्यावसायिक दक्षता में आएंगे गुण। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उद्देश्यों का ज्ञान, विषय पर अधिकार और छात्रों का ज्ञान, यानी कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, विषय पर उसकी कमांड होनी चाहिए, और इसके अलावा छात्रों के बारे में भी उसके नॉलेज होनी चाहिए। तो ये उसके व्यावसायिक दक्षता के अंतर्गत आएंगे, यानी कि उसकी प्रोफेशनल स्किल्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो संयम और धैर्य दोस्तों, ये उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंतर आएंगे, जो कि आपका व्यक्तित्व संबंधी उसका गुण है, ठीक है। यानी कि टीचर की पर्सनालिटी कैसी कि भैया हाँ वो संयम है, उसमें पोटेंशियल है और उसमें पेशेंस है, ठीक। तो ये उसका क्या है दोस्तों, वो उसका व्यावसायिक दक्षता के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि शिक्षण पर आधारित है, यानी कि टीचिंग पर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक प्रकार नहीं है? शिक्षण के प्रकार पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो शिक्षण का प्रकार नहीं है, शिक्षण के 3 प्रकार माने जाते हैं दोस्तों। एक होता है प्रभुत्ववादी, दूसरा होता है लोकतांत्रिक, तीसरा होता है मुक्त्यात्मक। तो सकारात्मक की कोई बात नहीं की गई है। तो भाई प्रभुत्ववादी, लोकतांत्रिक और मुक्त्यात्मक, ठीक है, या इसको फ्री टीचिंग भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र शिक्षण भी बोल सकते हैं।
तो प्रभुत्ववादी का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका जो टीचर है उसका प्रभुत्व होता है, यानी शिक्षक का प्रभुत्व होता है। तो कठोर टीचिंग करता है और वो मानता है कि भाई जो छात्र है उसमें कोई परिपक्वता नहीं है, इसमें शिक्षक ही पूरा परिपक्व आदमी की भूमिका निभाता है। लोकतांत्रिक में क्या होगा भाई, लोकतांत्रिक में भाई शिक्षक और छात्र दोनों को समान महत्व दिया जाएगा, और इसमें होगा क्या कि भाई दोनों आपस में इंटरेक्टिविटी करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, और इस तरह का जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, लोकतांत्रिक शिक्षण कहलाता है। मुक्त्यात्मक हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक से एक स्टेप और आगे चला जाएगा, इसमें छात्र को ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मुक्त्यात्मक शिक्षण कहलाएगा। तो सकारात्मक शिक्षण कोई शिक्षण का प्रकार नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि फिर से शिक्षण पर आधारित है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि शिक्षण में सत्य नहीं है। पहला, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षा लिखा है शिक्षण होगा, ठीक है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, बिल्कुल है, ठीक है ना। और इसके अलावा शिक्षण विज्ञान के संग संग कला भी है, बिल्कुल सही है। शिक्षण अनुदेशन है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, शिक्षण अनुदेशन नहीं है, ठीक है। जब हम बात करते हैं दोस्तों प्रभुत्ववादी शिक्षण की, प्रभुत्ववादी शिक्षण को अनुदेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो शिक्षक है वो पूरी कमांड अपने हाथ में लिए रखता है, तो वो अनुदेशन कहलाता है। तो लेकिन हमने देखा भाई शिक्षण तो 3 प्रकार का होता है, तो शिक्षण अनुदेशन से काफी आगे है। हाँ, अगर ये होता है कि भाई प्रभुत्ववादी शिक्षण है उसको क्या बोला जाता है, तो वो अनुदेशन होता है। तो लेकिन शिक्षण को हम खाली अनुदेशन बोले तो वो गलत है, ठीक है। तो यहां पर इसका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जो करेक्ट नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बालकों में अभिवृद्धि, बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के कारण रोता है। जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा क्यों रोने लगता है, ठीक है। सबसे पहला, वियोग दुश्चिंता, सेपरेशन एंजाइटी, सामाजिक दुश्चिंता यानी कि सोशल एंजाइटी, संवेगात्मक दुश्चिंता यानी कि आपकी इमोशनल एंजाइटी, या फिर अजनबी दुश्चिंता यानी कि अननोन एंजाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो है संवेगात्मक दुश्चिंता यानी कि इमोशनल एंजाइटी। जब बच्चा अपनी माँ से इमोशनल रूप से जुड़ा हुआ होता है, तो जब उसको उसकी दादी या कोई भी उसके पिताजी जब उसको उसकी गोद से लेंगे, वैसे पिताजी तो नहीं, हम कहेंगे दादी या कोई और उसको गोद से लेगा, तो होगा क्या कि बच्चा क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। तो बच्चा क्यों रोने लगेगा, ऑफ कोर्स वो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। दुश्चिंता का मतलब क्या होता है, एक तरह से चिंता होती है, ठीक है। इसके बाद अगला दोस्तों, कक्षा शिक्षण के दौरान प्रायः छात्र प्रश्न पूछने में, अपनी शंका प्रस्तुत करने में या यह कहने में झिझकते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, ठीक है। भाई कक्षा शिक्षण के दौरान ज़्यादातर क्या होता है कि भाई छात्र हैं वो क्वेश्चन पूछने में डरते हैं और अपनी डाउट को प्रस्तुत करने में डरते हैं, और कभी कभार ये कहने में भी डरते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो हमारे समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो इसका कारण क्या हो सकता है, पहला, शिक्षक ने पाठ में छात्रों की रुचि पैदा ही ना कर पाया हो, शिक्षण विधि उपयुक्त और आकर्षक नहीं हो, छात्र अध्यापक से भयभीत हो, या फिर अध्यापक और छात्रों के बीच में संबंध नहीं जो उत्तम शिक्षा के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी है कि भाई अध्यापक और छात्रों के बीच में वो संबंध नहीं है जो कि उत्तम शिक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों ये आपके पर्टिकुलर रीजन हो सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब है कि ठीक है, कभी किसी सिचुएशन में ये रीजन भी होते हैं कि भाई पाठ में छात्रों ने रुचि पैदा नहीं करी, छात्र अध्यापक से डरे हुए हैं, उसके कारण भी नहीं पूछते हैं, और शिक्षण विधि उपयुक्त और आकर्षक नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दोस्तों जनरल रीजन है। जनरल रीजन का मतलब है जो सभी को अपने आप में लिए हुए है। तो इस तरह का आंसर आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि शिक्षण विधि पर आधारित है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है कि किसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। व्यक्तिगत विभेद, अभिभावकों की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, या फिर विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये है अभिभावक की पृष्ठभूमि। देखिए जब आप शिक्षण विधि का चयन करते हैं तो आप सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर विद्यार्थी अलग है, उसका मानसिक स्तर अलग है, उसकी अधिगम शैली अलग अलग है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों का मानसिक स्तर वो सबका अलग अलग होता है, जैसे कि हमने बताया। और विषय की विशिष्ट प्रकृति यानी कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक नेचर का होता है, यानी कि वो एक अलग होता है। मैथ्स अलग होती है, साइंस अलग होती है, तो आप सब में एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्ट को पढ़ाने के लिए आप अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो उस समय पर आप दोस्तों जब शिक्षण विधि का चयन करते हैं तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए। उसमें अभिभावक की पृष्ठभूमि यानी पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर से मैच्योरिटी पर है, परिपक्व विद्यार्थी
कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं का सहायता चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का वो शीघ्र समाधान कर लेते हैं, इसीलिए वो मैच्योर कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिंग्वा फोन उदाहरण है। लिंग्वा फोन किसका उदाहरण है दोस्तों? ये आपका ऑडियो एड्स है या ऑडियो वीडियो है या फिर खाली वीडियो है या फिर क्रिया सामग्री है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये एक श्रव्य सामग्री है। लिंग्वा फोन दोस्तों भाषा प्रशिक्षण से संबंधित है, यानी कि लैंग्वेज ट्रेनिंग टाइप की आपकी मशीन है। तो आपका ये लिंग्वा फोन किसका उदाहरण है दोस्तों? ये श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों ये बाल विकास एवं अभिवृद्धि से संबंधित है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की क्या मुख्य विशेषता नहीं है ये बताना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, अनुकरण के द्वारा यानी नकल के द्वारा वो सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, चिंतन प्रक्रिया यानी कि थिंकिंग प्रोसेस वो इनमें अभी डेवलप नहीं होती शैशवावस्था में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सी वाला इसका राइट आंसर होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, अनुकरण के द्वारा भी वो सीखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि अनुवांशिकता पर आधारित है। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। किस तरह की सामाजिक संरचना है ये? गौण, सेकेंडरी, गत्यात्मक, डायनेमिक्स, स्थिर मतलब स्टैटिक्स और प्राथमिक यानी प्राइमरी। ठीक, तो अनुवांशिकता को दोस्तों आपकी स्थिर सामाजिक यानी कि स्टैटिक सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर, ये इसको दोस्तों माना जाता है अनुवांशिकता को। अनुवांशिकता का मतलब का क्या मतलब है? जो आपके माता पिता के जो गुण हैं वो आप में स्थानांतरित होते हैं बाय जीन के माध्यम से होते हैं ना। तो अनुवांशिकता में जो आपकी जो ये संरचना है वो आपकी स्टैटिक, इसको सामाजिक संरचना माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर है। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। भाई आपके शिक्षार्थी हैं, आपको पता है कि भाई सब अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य यानी कि फैक्ट्स उपलब्ध कराना। क्या होना चाहिए दोस्तों? आप पता है कि आपकी क्लास में सब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, सबका माइंड अलग है, सबकी अधिगम शैली अलग अलग है, तो क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपने क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। आपको अलग अलग टाइप की लर्निंग सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी जिससे कि बच्चे वहाँ पर सीख सकें, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो हो सकता है कि जब आप कई तरह की अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे तो उससे सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। आप एक ही तरह की मेथड लगातार यूज करेंगे तो उससे कुछ ही बच्चों को फायदा होगा जो उस परिस्थिति से सीखते होंगे ना, लेकिन सभी को सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग टाइप की लर्निंग सिचुएशन को उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पर्सनालिटी पर आधारित है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि भाई पर्सनालिटी की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने लॉजिक के आधार पर इनको कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो किसी ने ग्रंथियों के आधार पर किया है, किसी ने मूल्यों के आधार पर किया है, किसी ने शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। ठीक है, तो जैसे कि जो कैनन है इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर किया है, जबकि जैसे स्प्रेंजर इन्होंने मूल्यों के आधार पर किया था। युंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और इसके बाद क्रेशमर जो कि आपकी शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत पर यह आधारित है। यह कहता है कि भाई अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया हो तथा उसके बाद अगर पुनर्बलन मिले तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है अनुभव के संग तो उसको अधिगम बोला जाता है। तो ये दोस्तों ऑपरेंट अनुबंधन का एग्जाम्पल है। ऑपरेंट अनुबंधन यही कहता है दोस्तों कि आप अनुक्रिया करते हैं, अगर आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, अगर आपको पुनर्बलन मिलता है तो फिर होता क्या है कि उस अनुक्रिया के करने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पर इन्होंने दोस्तों जो अनुक्रिया है उसको हमने ऐच्छिक बोला है, यानी कि वॉलंटरी बोला है। ऐसा नहीं कि आपके सामने उद्दीपन पैदा होगा तो आप तुरंत अनुक्रिया कर देंगे। तो यहाँ पर जो अनुक्रिया है दोस्तों वो आपकी कैसी है? वो वॉलंटरी है, तो इसको क्रिया प्रसूत व्यवहार बोला जाता है। BF स्किनर इसके प्रवर्तक थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इन्होंने पुनर्बलन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन सीखने के नियम के प्रतिपादक है। सीखने, ये बच्चों का सोचना एवं सीखना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वो है थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने के 3 मूल नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इसके अलावा इन्होंने 5 गौण नियम भी दिए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला, अधिगमकर्ता के अभिलक्षण। अधिगम निर्योग्यता का क्या लक्षण है? अधिगम निर्योग्यता यानी कि आपको अधिगम नहीं हो पा रहा है, आप निर्योग्यता दर्शा रहे, तो उसका लक्षण है, क्या लक्षण है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार या फिर अभिप्रेरणा का अभाव। तो दोस्तों जब आपको अवधान संबंधी बाधा या विकार होता है तो उसी से अधिगम निर्योग्यता होती है, उसका प्राइमरी कारण वही है। तो फिर उसके बाद आप भागेंगे, फिर आप अशांत भी हो जाएंगे, ऊर्जावान सभी हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको अवधान यानी कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो वो संबंधी बाधा या विकार आएगा, तो उससे अधिगम निर्योग्यता होती है। तो वही इसका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इंटेलिजेंस पर है, बुद्धि पर। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? गार्डनर के द्वारा दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी थी स्टार्टिंग में, बाद में 9 हो गई थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अंतर्व्यक्तिक, भाषिक, गतिक, अंतर्व्यक्तिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गतिक, ठीक है। गतिक बुद्धि ही एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आवश्यक होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार ये आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको रखा गया है, ठीक है। तो आपको एयरफोर्स पायलट बनना है तो उसके लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है दोस्तों? गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि अगेन आपका बुद्धि पर आधारित है। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय मॉडल या प्रतिमान किसने दिया था? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है वो रेमंड केटल के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल जो इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने बुद्धि को 2 तरह का माना, एक तो तरल, एक तो क्रिस्टलीय, ठीक है ना। तरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार की बुद्धि जो उन समस्याओं को सॉल्व कर दे जिनको कभी हमने सामना ही नहीं किया, ठीक है। और इसके अलावा जो क्रिस्टलीय होता है कि कहने का मतलब नई समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने पुराने कौशलों का जब उपयोग करते हैं जो आपने पहले से सीखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैटल के द्वारा दोस्तों सिद्धांत दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला, अधिगमकर्ता की कठिनाइयां। पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो पठन वैफल्य होते हैं, पठन वैफल्य का मतलब होता है पठन सैफल्य। मतलब पठन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आप पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं या आप मुंह से बोलते हैं, या मतलब एक तरीके से जब आप धारा प्रवाह बोलने में जब आपको अक्षमता होती है, तो वो पठन वैफल्य में आता है, ठीक है। यानी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं लगातार धारा प्रवाह, तो धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होगी, उसी को हम बोलेंगे पठन वैफल्य, और यही इसका दोस्तों प्राथमिक लक्षण होता है, ठीक है ना। फ्लुएंसी से जब आप बुक को नहीं पढ़ पाते, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर आधारित है। आपको बताना है कि अध्यापकों से संबंधित क्या प्रावधान इसमें नहीं किए गए हैं। पहला, अध्यापक पर पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल सही है, ये तो है ही, यहीं से तो आया ये ना। इसके बाद अध्यापकों से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा चुनाव ड्यूटी को छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा आप निजी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, यानी कि ट्यूशन नहीं लेंगे, ये भी कहा गया है। तो तीनों के प्रावधान है, लेकिन चौथे का प्रावधान नहीं किया गया कि भाई कक्ष में आप मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे या इस पर प्रतिबंध रहेंगे। हालांकि ये सही नहीं है कि आप कक्ष में मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन इसके बारे में आरटीई में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर से आरटीई पर आधारित है। आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 20 से। आपको बताना है कि कौन सी धारा में ये सूची 1 का वर्णन किया गया है। देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा ये आपका 23 पर है, ठीक है, यानी कि आपका चौथे पर है, ठीक है। और इसके बाद जो शिक्षक छात्र अनुपात है ये धारा 25 में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं, धारा 30 में कहा गया है। और इसके बाद जो अनामांकित छात्रों के आयु के आधार पर प्रवेश, ये धारा नंबर 4 पे कहा गया। तो 4 2 1 3 इसका राइट आंसर है। 4 2 1 3। तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका, सॉरी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 4 2 1 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एनसीएफ पर आधारित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं गलतियां महत्वपूर्ण? ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, या अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है, या विद्यार्थियों को उत्तर व अन्य समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑफकोर्स ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जब गलतियां करते हैं तो गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। तो जितनी आप गलती करते हैं उससे आपको समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है, पहचानने में सहायता मिलती है, और इससे अंतर्दृष्टि पैदा होती है। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? सूझ। सिंपली आप इसको वर्ल्ड में बोले तो सूझ। तो आप में सूझबूझ पैदा होगी और फिर आप क्या करेंगे? समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका एक्शन रिसर्च पर है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिसर्च को शिक्षा के में स्थायी रूप से जो प्रतिष्ठित करने वाले थे वो थे दोस्तों स्टीफन एम कोरे, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये आपके प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थे मतलब स्टीफन एम कोरे। इन्होंने 1953 में जब क्रियात्मक अनुसंधान नामक बुक लिखी थी तो वहीं से दोस्तों क्या हुआ था कि शिक्षा के जगत में जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसको स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया गया था इनके द्वारा, स्टीफन एम कोरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्रों का मापन यानी मेजरमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है मेजरमेंट? ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन पर है। प्रत्येक बालक की रुचि जानने के लिए, प्रत्येक बालक की योग्यता और उपलब्धि को जानने के लिए, प्रत्येक बालक के गुण दोषों को जानने के लिए, प्रत्येक बालक की ऊंचाई और भार जानने के लिए। तो आप बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सभी होना चाहिए, चारों के चारों किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक बालक की अब रुचि जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, उसकी अभिरुचि टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक बालक की योग्यता और उपलब्धियों को जानने के लिए उसके लिए आप मासिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इंटेलिजेंस टेस्ट भी लेते हैं। प्रत्येक बालक के गुण दोषों को जानने के लिए आप उसका पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रत्येक बालक की ऊंचाई और भार को जानने के लिए जब आप उसका हेल्थ स्टेटस का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ें मेज़र की जाती है, उसका ऊंचाई और भार भी मेज़र किया जाता है। तो देखा जाए तो इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी वाला इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू थे। हमने पेपर में 30 ही एमसीक्यू आपके आएंगे और उसी हिसाब से दोस्तों हमने पेपर सेट किया। ये आपको पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। ऐसे ही मॉडल पेपर हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में वो भी करते रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस तरह के मॉडल पेपर हम लगातार आपके लिए सेट भी करते रहेंगे और इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे हेल्प भी मिलेगी। आपने कितना स्कोर किया जरूर बताना कमेंट में आपको, और इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पर अभी चल रहे हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी लगे, टफ लगे, ये भी बताना। और पेपर का लेवल आपको अच्छा लगा तो ये भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए मॉडल पेपर के संग, नए कंटेंट के संग, नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।